हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेंद्र गुर्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। पिछले वीडियो में अपन ने 15 चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन 16 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय। तो अब आगे बढ़ते हैं कि चिकित्सा प्रावर्त उस वैद्य का नाम है जो आवश्यक प्रत्येक सामग्रियों के एकत्रित कर चिकित्सा प्रारंभ करता है। तो चिकित्सा प्रावर्त वैद्य किसको बोलते हैं? जो चिकित्सा प्रारंभ करने से पहले मतलब चिकित्सा में जो जो सामग्रियां उसको चाहिए वो प्रत्येक सामग्री को एकत्रित करता है, फिर उसके बाद चिकित्सा प्रारंभ करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? चिकित्सा प्रावर्त बोलते हैं उस वैद्य को। अब आगे देखते हैं। अब ये जो है सम्यक विरिक्त पुरुष लक्षण, विरिक्त मतलब विरेचन। तो विरेचन जो है सम्यक विरेचन हो गया है, उसके क्या लक्षण होते हैं वो बता रखे हैं। तो इसमें देखना, दुर्बलता, लघुता, ग्लानि, रोग का कम हो जाना, रुचि, हृदय की शुद्धि, वर्ण की शुद्धि, भूख प्यास लगना, मलमूत्र का उचित समय पर होना, बुद्धि इंद्रिय और मन की शुद्धि, वायु का अनुलोम, काय अग्नि का सम रहना। ये सब क्या है? सम्यक विरेचन के लक्षण है। मतलब सम्यक विरेचन से क्या होगी? दुर्बलता हो जाएगी। विरेचन करवा दिया उसको शोधन के बाद तो दुर्बलता होती है, ठीक है। शरीर में क्या आ जाएगी? लघुता आ जाएगी, उसको ग्लानि होगी, रोग जो उसके कम हो जाएंगे, रुचि होगी उसमें, ठीक है, खाने के प्रति, हृदय की शुद्धि हो जाएगी, वर्ण की शुद्धि होगी, भूख प्यास जो है उसको सही लगने लग जाएगी, मलमूत्र का क्या होगा? उचित समय पर निष्कासन होगा, बुद्धि इंद्रिय और मन की शुद्धि हो जाएगी, और वायु का क्या हो जाएगा? अनुलोमन, मतलब वायु का शमन हो जाएगा। फिर काय अग्नि जो है वो क्या बनी रहेगी? सम बनी रहेगी। तो ये जो है सम्यक विरेचन के लक्षण है। ये अपने को याद करने 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं अविरिक्त के लक्षण। मतलब अविरिक्त लक्षण पूछे या फिर विरेचन के अयोग के लक्षण पूछे तो एक ही बात है। तो ये भी अपने को याद रखने 2 नंबर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब इसमें देखना, स्टीवन हृदय का शुद्ध न होना, कफ और पित्त का उत्क्लेश, ठीक है, आदमान, अरुचि, वमन, दुर्बल न होना, शरीर का भारी रहना, जंगा और उरू में क्या होती है? स्थिरता, तुंद्रा, स्थिमितता, पिन्नस का होना, वायु का पेट में रुके रहना। ये सब क्या है? अयोग के लक्षण है। तो इसमें देखना, ज़्यादातर चीज़ें जो है जो सम्यक विरेचन के लक्षण है ना, उसके विपरीत वाली चीज़ें जो है इसमें दे रखी हैं। तो स्टीवन मतलब बार बार जो है उसके मुख में स्राव होएगा, हृदय जो है शुद्ध नहीं होएगा, कफ और पित्त क्या होगा? उसका उत्क्लेश होएगा, ठीक है, आदमान रहेगा उसके पेट में, अरुचि रहेगी, वमन जो है उसको हो जाएगा, मतलब विरेचन तो नहीं हो रहा लेकिन वमन हो जाएगा उसके। फिर दुर्बल न होना, मतलब विरेचन के कारण जो दुर्बलता हो रही थी वो दुर्बलता नहीं आएगी। शरीर का भारी रहना, शरीर जो है गुरु बना रहेगा। जंग और उरु में स्थिरता, अब जो है इसमें शरीर भारी मतलब कफ वाले से लक्षण आ रहे हैं तो जंग और उरु में क्या रहेगी? स्थिरता रहेगी, तंद्रा रहेगी, स्थिमितता मतलब जकड़ाहट रहेगी, पीनस मतलब जो जीर्ण प्रतिशय होता है उसको बोलते हैं पीनस। तो पीनस होएगा उसके, और वायु का पेट में रुके रहना, मतलब वायु उसके पेट में रुकी रहेगी, वायु का अनुलोमन नहीं होगा। तो एक किसके हो गए? विरेचन के अयोग के लक्षण हो गए। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन नंबर 9 और 10। तो विरेचन के अतियोग के लक्षण दे रखे हैं कि विरेचन का अतियोग हो गया तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो इसमें देखना, विरेचन होने पर क्रम से मल, पित्त, कफ, वायु के आ जाने के बाद यदि मेद मांस के जल के समान रक्त निकलता है, या फिर कफ और पित्त से शून्य जल निकलता है, या काला खून निकलता है, ठीक है, यदि प्यास अधिक लगती है, वात रोग से पीड़ित रहता है, ज्ञान शून्य हो जाता है, तो विरेचन के अतियोग के लक्षण है। मतलब जो उसको ज़्यादा विरेचन हो गया तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे। ये कह रहा है कि विरेचन होने पर क्रम से क्या निकलते हैं? पहले मल निकलता है, पित्त निकलता है, फिर कफ निकलता है, और अंत में क्या निकलती है? वायु निकलती है। तो विरेचन के क्रम हो गए, विरेचन में दोषों के निकलने का क्रम। लेकिन कह रहा है कि ये तो निकल गए, लेकिन इसके बाद भी यदि मेद और मांस के जल के समान जो है रक्त निकलने लग जाता है, इन सभी दोषों के निकलने के बाद मेद और मांस के जल के समान क्या रक्त निकलता है, या फिर कफ और पित्त से शून्य क्या निकलता है? जल निकलता है। मतलब कफ और पित्त तो नहीं निकल रहे लेकिन ओनली जल जल निकल रहा है, या फिर क्या निकलता है? काला खून निकलता है। तो वो क्या आ गया? विरेचन के अतियोग से निकल रहे हैं ये। यदि उसको क्या निकलती? प्यास अधिक लगती है, प्यास अधिक लग रही, या फिर वात रोग से पीड़ित हो गया वो, या फिर ज्ञान शून्य हो गया, तो ये क्या हो गए? विरेचन के अतियोग के लक्षण। तो ये अपने को याद करने।
अब यहाँ पे देखना वमन के अतियोग का लक्षण दे रखा है कि वमन का अतियोग करवा दिया तो उससे क्या क्या उत्पन्न होंगे, उपद्रव उत्पन्न होंगे, या फिर क्या क्या लक्षण उसमें उपस्थित होंगे। ये कह रहा है कि वमन के अधिक होने पर उपयुक्त ही लक्षण होते हैं। मतलब जो विरेचन में दे रखे हैं ना, सेम टू सेम वही क्या होते हैं, वमन की अतियोग से होते हैं, लेकिन कुछ दो एक जो है अलग होते हैं और वो इसमें दे रखे हैं। पर अधिक रूप में उदरगत, वात, रोग और वाणी में रुकावट हो जाती है। तो ये लक्षण जो है विरेचन के अतियोग से होने वाले लक्षणों के अतिरिक्त मिलते हैं। भले वमन के अतियोग के पूछे तो विरेचन वाले लिखने हैं, और एक्स्ट्रा क्या लिखने हैं, एक्स्ट्रा अपने को लिखने हैं कि इसमें उदरगतवात और वाणी में क्या होती है, रुकावट होती है। लेकिन इसमें दोषों का क्रम अपने को जो है चेंज करना पड़ेगा। विरेचन में क्या निकलते हैं, मल, फिर पित्त, फिर कफ और वायु, और फिर उसके बाद मेद, मांस के समान रक्त वगैरह ये निकलते हैं। और वमन में जो है दोषों का क्रम अलग हो जाएगा, तो वो विमर्श में दे रखा है। क्रम से क्या निकलेगा, इसमें पहले तो कफ निकलेगा, अमाशिक पदार्थ निकलेंगे, फिर कफ निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा और फिर वायु निकलेगी, और उसके बाद क्या हो गए, मेद और मांस के जल के समान जो है रक्त निकलेगा। तो ये थोड़े क्रम याद रखने दोषों के दोनों में। अब आगे देखते हैं। तो संशोधन योग्य, कोटेशन नंबर 15-16, संशोधन योग्य या अधिक दोष से युक्त पुरुष का लक्षण। मतलब संशोधन के योग्य कौन है या फिर अधिक दोष से युक्त कौन पुरुष है, उनके लक्षण, मतलब किन किन में जो है संशोधन करवाना चाहिए वही बता रहा है। तो यहाँ पे जो है मैंने साइड में लिख रखा है, पित्त और कफ रोग में जो है अपने को संशोधन करवाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जितने भी पित्त और कफ के रोग हैं वो लिख देने हैं, तो उसके क्या हो जाएगा, उसमें संशोधन योग्य हो जाएंगे। जैसे अविपाक हो गया, भोजन में अरुचि, अधिक स्थूलता, पीलापन, गुरुता, कलम हो गया, फुंसियाँ, चकत्ते, खुजली का होना, बेचैनी रहना, आलस्य, थकावट, दुर्बलता, शरीर में दुर्गंधी, शरीर तथा मन में उत्साह का न होना, कफ और पित्त का अधिक रूप में उबड़ा हुआ होना, निद्रा का न आना या फिर निद्रा का अधिक आना, दोनों में क्या करवाते हैं, संशोधन करवाते हैं। तो ये थोड़ी याद रखने योग्य बातें हैं, इसमें थोड़ा अंडरलाइन कर रखा है, तो इम्पोर्टेंट है कि निद्रा का न आना और निद्रा का अधिक आना, दोनों में क्या करवाते हैं, संशोधन करवाते हैं। तंद्रा रहना, नपुंसकता आ जाना, बुद्धि का मोह होना, बुरे सपन दिखाई देना, बलवरण का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है, प्यास अधिक लग रही है, बलवर्धक आहार औषधि सेवन करने पर भी बलवरण की वृद्धि नहीं हो रही, तो ये लक्षण दिखाई देते हैं, उनमें क्या करवाते हैं, अपन संशोधन करवाते हैं। तो इसमें 5-7 जो पॉइंट अपने को याद कर लेने हैं ताकि वो अपन लिख सकें। अब नेक्स्ट देखते हैं संशोधन का फल। संशोधन से क्या लाभ होता है वो अपन ने पीछे देख लिया था, और संशोधन का फल वही सेम बात है, संशोधन का फल और लाभ एक ही बात है। ठीक है, तो पीछे वाला भी लिख सकते हैं और ये वाला भी लिख सकते हैं अपन 2 नंबर में पूछे जाए तो। फिर इसमें देखना उसकी जठराग्नि जो है बढ़ जाती है, मतलब संशोधन के बाद क्या होती है, जठरा जो फल मिलता है मतलब उसका परिणाम क्या होता है, उसकी जठराग्नि बढ़ जाती है, उत्पन्न रोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, प्रकृति क्या हो जाएगी उसकी, ठीक हो जाएगी, इंद्रिया, मन, बुद्धि और वर्ण क्या हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, बल की क्या होगी, शरीर में बल की पुष्टि होगी, संतान की प्राप्ति होती है, मैथुन शक्ति बढ़ जाती है, बुढ़ापा जो है वो अकाल में नहीं आता है, बहुत दिनों तक रोग रहित होकर जीता रहता है। तो ये क्या हो गए, संशोधन के फल हो गए। तो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाए तो ये उसमें लिख देने। अब आगे देखना कोटेशन नंबर 20, संशोधन चिकित्सा की श्रेष्ठता, कि संशोधन जो है श्रेष्ठ कैसे होता है, इसकी श्रेष्ठ तो वो बता रहा है कि इसमें देखना फिर आगे दो दोष लंघन पाचन के द्वारा नष्ट किए जाते हैं। लंघन पाचन मतलब समन क्रिया में आते हैं। ठीक है, समन और संशोधन में संशोधन श्रेष्ठ होता है, और श्रेष्ठ क्यों होता है वो बात बता रहा है कि लंघन पाचन के द्वारा नष्ट किए जाते हैं, वे कभी थोड़े हितों के होने पर भी क्या हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, पर संशोधन के द्वारा जिन दोषों का नाश किया जाता है उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। तो इसमें कह रहा है कि समन के द्वारा मतलब लंघन पाचन के द्वारा जो रोग नष्ट किए जाते हैं वो क्या होते हैं कि थोड़े से हेतुओं मतलब अहित पथ्य आहार अहित आहार विहार का सेवन करने पर भी क्या हो जाते हैं, वो रोग फिर से कुपित हो जाते हैं। लेकिन संशोधन के द्वारा जो है एक बार दोषों का नाश कर दिया तो उनकी जो है पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो है संशोधन चिकित्सा श्रेष्ठ होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जो है संशोधन की श्रेष्ठता में उपमा दी गई है। ठीक है, कि इसकी समानता जो है संशोधन श्रेष्ठ होता है, इसकी समानता मतलब उपमा किससे की गई है। तो इसमें लिख रखा है कि जिस प्रकार वृक्ष के नष्ट हो जाने पर यदि उसका मूल नष्ट न किया जाए
तो उसमें पुनः हरापन आ जाता है। तो ये बात अपन भी देखते हैं कि अगर जो है पेड़ को काट दिया लेकिन उसके मूल को नष्ट नहीं किया तो वो फिर से क्या हो जाता है, बारिश के टाइम में हरा हो जाता है। उसी प्रकार कह रहा है यदि रोग को समूल नष्ट नहीं किया जाए तो उनकी पुनः उत्पत्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार क्या है कि अगर रोग को समूल मतलब जड़ सहित नष्ट नहीं किया तो उसकी क्या हो जाएगी, पुनः उत्पत्ति हो जाएगी। फिर दोष और वृक्ष इन दोनों को नष्ट किया जाए पर उसका मूल नष्ट न किया जाए तो दोष और वृक्ष को नष्ट कर देने पर जो रोग और वृक्ष की पत्तियां चली गई रहती हैं उनका आगमन अवश्य हो जाता है। तो ये बात बता रहा है कि अगर उसको समूल नष्ट कर दिया जाए, रोग हो चाहे दो ये वृक्ष हो, ठीक है, इनको समूल नष्ट कर दिया जाए तो क्या होते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है दोबारा नहीं होती है। तो संशोधन की श्रेष्ठता में उपमा पेड़ से की गई है कि उसको मूल से नष्ट कर दिया तो जो है उसमें हरापन नहीं आता है, और समूल नष्ट नहीं किया तो उसमें दोबारा से हरापन आ जाता है। और इसी प्रकार दोष होते हैं, अगर दोष को जो है जड़ सहित मूल सहित नष्ट नहीं किया तो दोबारा से उनकी उत्पत्ति हो जाती है। अगर उनके मूल को ही नष्ट कर दिया तो वो जो दोबारा उत्पत्ति नहीं होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं 22-23 नंबर कोटेशन। संशोधन से उत्पन्न लंघन में ब्रंगन पथ्य, ठीक है, संशोधन से उत्पन्न लंघन में ब्रंगन पथ्य मतलब संसर्जन। तो इसमें क्या लिखने हैं अपने को, जो संसर्जन क्रम बताया ना अपन ने, संसर्जन क्रम अभी देखा था द्वादश काल का, तो वही चीजें अपने को लिखनी है। ये कह रहा है कि संशोधन से जो उत्पन्न क्या होगी, लघुता, लघुता उत्पन्न हुई तो उसमें ब्रंगन पथ्य मतलब कौन कौन से आर विहार दिए जाते हैं तो वही बता रहा है। तो उसमें अपन ने संसर्जन क्रम देखा था द्वादश काल का, तो वही चीजें अपने को इसमें लिख देनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें दे रखा है स्वभाव परमवाद। तो स्वभाव परमवाद जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने को इसका रेफरेंस भी याद रखना है कि स्वभाव परमवाद कौन से चैप्टर में बताया गया है, तो वो 16 चैप्टर में बताया गया है। अब इसमें देखते हैं स्वभाव परमवाद के बारे में। 27 नंबर कोटेशन। जिन कारणों से दांतों की पुष्टि होती है यदि उन कारणों में विषमता आ जाती है तो शारीरिक दांतों में विषमता हो जाती है। अगर देखो दांतों की पुष्टि हो रही है किससे, आहार विहार से, ठीक है, दांतों की पुष्टि हो रही है, लेकिन आहार विहार में अगर विषमता आ जाएगी तो शारीरिक दांतों में भी विषमता आएगी, सीधी सी बात है। और यदि कारणों में समता रहती है तो देह दांतों में भी समता हो जाती है। इन दांतों की शांति जो है स्वभाव से होती रहती है। तो इसमें यही बात कर रहा है कि अगर जिन कारणों से दांतों की, जिन आहार विहार के द्वारा दांतों की पुष्टि होती है, ये कह रहा है कि उन आहार विहार में मतलब कारणों में विषमता आ जाती है तो शारीरिक दांतों में विषमता आ जाती है। और अगर उन कारणों में समता रहती है तो शारीरिक दांतें भी क्या होती हैं, सम रहती हैं। लेकिन इन दांतों की शांति जो है नाश स्वभाव से होती रहती है। तो अपन देखते हैं कि उत्पत्ति में तो कारण होता है लेकिन उसके नाश में कोई कारण नहीं होता, वो एक निश्चित काल पर समय के हिसाब से अपने आप जो है नष्ट होती चली जाती हैं। तो यही बात बता रहा है इसमें। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 28, स्वभाव परमवाद का दार्शनिक आधार, ठीक है। तो इसका दार्शनिक आधार बता रखा है। स्वभाव परमवाद के बारे में पूछे तो अपन ने अभी पीछे कोटेशन में देखा था 26-27 में, एक तो वो लिखना है और एक ये लिखना है। तो यहाँ पे जो है ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन की ये लाइन, प्रवृत्ति हेतु भावनाम न निरोधे अस्ति कारणम, मतलब कि उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की प्रवृत्ति मतलब उत्पत्ति में कारण होता है। कारण क्या होता है कि आर विहार खाएंगे तभी उनकी उत्पत्ति होगी, ठीक है। मतलब उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की प्रवृत्ति में तो उत्पत्ति में तो कारण होता है पर उसके निरोध मतलब नाश में कोई कारण नहीं होता। तो यही बात बता रहा है कि जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी उत्पत्ति में तो कारण होता है लेकिन उसके नाश में कोई कारण नहीं होता। तो ये क्या है, स्वभाव परमवाद है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है अगर ये तो 2 नंबर क्वेश्चन में आ गए, अब थोड़ा 5 या 10 नंबर के देख लेते हैं कि 5 या 10 नंबर में पूछ लिया जाए तो अपन जो है इसको किस प्रकार से बढ़ाएंगे, ठीक है। इतना तो ये तो 2 नंबर के लिए हो गया, इतना तो लिख नहीं सकते 5 नंबर में या 10 नंबर में। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब ये चीज़ें है विमर्श में देखना, अब ये चीज़ें उसमें 5 नंबर या 10 नंबर पूछी जाए तो ये वाली चीज़ें और ऐड करनी उसमें। ये कह रहा है कि रस असरक मतलब दांतों की, रस असरक मतलब रस रक्त, दांतों की उत्पत्ति में आहार रस आदि कारण होते हैं, ठीक है। इनकी उत्पत्ति में कारण कौन हो गया, आहार रस, ठीक है, ये कारण हो गए। लेकिन कह रहा है कि दांतों के नाश में कोई कारण नहीं होता क्योंकि नाश स्वभाव से ही होता रहता है। मतलब उत्पत्ति में तो कारण हो गया आहार विहार, लेकिन अगर अपन ने आहार विहार नहीं खाया
तो उसका नाश क्या होगा, स्वभाव से अपने आप ही होता रहेगा। अपन ने उसके विरुद्ध कोई आहार थोड़ी कहा है कि जो उसके नाश में कारण होएगा। ठीक है, तो आहार विहार नहीं लिए तो उसका नाश स्वभाव से अपने आप होता रहेगा, ये बात बोल रहा है। इसी प्रकार आहार की विषमता से दांतों में विषमता उत्पन्न हो जाती। तो आहार अगर विषम आहार खाएंगे तो दांतों में भी क्या हो जाएगी, विषमता उत्पन्न हो जाएगी। पर विषमता के नाश में कोई कारण नहीं है, लेकिन विषमता का नाश में क्या होता है, कोई कारण नहीं होता। इस सिद्धांत के अनुसार जो है बताया गया है कि मधुर अम्ल लवण वात शमयंती, मतलब कि जो बताए थे ना शुरू में कि मधुर अम्ल लवण किसका नाश करते हैं, वात का नाश करते हैं। तो इसमें आगे देखना, मधुर अम्ल लवण रस से वात की शांति होती है, अर्थात उसका क्या होता है, नाश होता है। इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि मधुर आदि रस अपने समान गुण वाली धातुओं को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये मधुर आदि रस क्या होते हैं, मतलब ये सामान्य की परिभाषा दी कि अपने से सेम की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। तो यही बात बता रहा है कि मधुर आदि रस जो है उसके जो समान गुण वाली धातुएं हैं उनको क्या करता है, ये बढ़ाता है। फिर ये बढ़ी हुई धातु या दोष अपने से विपरीत गुण वाली धातुओं और दोषों को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये धातुएं जो है अपने समान गुण वाली धातुओं को बढ़ा दिया, लेकिन उसके जो विपरीत गुण वाली जो धातुएं होंगी या फिर दोष होंगे तो उनको क्या कर देगा, कम कर देगा ये। अतः ये रस क्या हो गया, वातशामक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मधुर अम्ल लवण रस पूर्ण रूप से कफ की वृद्धि करते हैं। तो ये किसकी वृद्धि करते हैं, कफ की। फिर अम्ल लवण रस पूर्ण रूप से किसकी वृद्धि करते हैं, पित्त की वृद्धि करते हैं। अतः इससे वायु में दुर्बलता स्वभाव से ही आ जाती है। मतलब ये जो है कफ और पित्त को बढ़ा रहे हैं, न कि वायु को शांत कर रहे हैं। लेकिन कह रहा है जब कफ और पित्त की वृद्धि हो जाती है तो वायु जो है वो स्वभाव से ही क्या हो जाती है, दुर्बलता हो जाती है, वो नाश हो जाती है उसकी। जब दुर्बलता आ जाएगी तो वायु की शांति क्या हो जाएगी, स्वभाव से हो जाती। इसी प्रकार अन्य धातु और दोषों में भी समझना चाहिए। तो आपने को यही लिखने हैं कि इसमें क्या लिखोगे कि धातुओं की उत्पत्ति में जो है आहार रस आदि कारण होते हैं, लेकिन धातुओं के नाश में कोई कारण नहीं होता। ठीक है, नाश जो है वो स्वभाव से होता रहता है। फिर आहार की विषमता से धातुओं में विषमता उत्पन्न हो जाती है, और अगर आहार सम रहता है तो धातुएं भी क्या होती हैं, सम रहती हैं। फिर मधुर अम्ल लवण वाला एग्जाम्पल दे देना है कि मधुर अम्ल लवण जो है वात की शांत करता है या वात की शांति होती है। लेकिन कह रहा है कि मधुर अम्ल लवण जो है वो अपने समान गुण वाली धातुओं को बढ़ाते हैं, और ये जो बढ़ी हुई धातुएं या फिर दोष हैं ये अपने से विपरीत गुण वाली धातु या फिर दोष को क्या करते हैं, शांत करते हैं। फिर कह रहा है कि ये क्या करते हैं, मधुर अम्ल लवण किसको, कफ की वृद्धि करते हैं, और अम्ल लवण किसकी, पित्त की वृद्धि करते हैं। तो वायु जो है दुर्बल हो जाती है, और वायु के दुर्बल होने के कारण क्या है, वो अपने आप ही स्वभाव से शांत हो जाती है। तो ये जो है इस प्रकार से लिखना है अपने को स्वभाव प्रमाद में। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे चिकित्सा की परिभाषा कोटेशन नंबर 34 में चिकित्सा की परिभाषा और वैद्यों का कर्तव्य, मतलब एक चिकित्सा की परिभाषा देखी थी अपन ने चरक सूत्र 9, मतलब 9वें चैप्टर में एक चिकित्सा परिभाषा देखी थी, और चिकित्सा की परिभाषा एक यहाँ दे रखी है। मतलब जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर में धातुएं सम होती हैं वह रोगों की चिकित्सा है, और धातुओं को सम करना ही क्या वैद्यों का कर्तव्य। तो वैद्यों का कर्तव्य क्या है, धातुओं को सम करना। और चिकित्सा की परिभाषा में क्या दे रखी, ये कह रहा है कि जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर में धातुएं सम होती हैं, मतलब विषम धातुएं जो है सम करते हैं जिन क्रियाओं के द्वारा, तो वो क्या होती है, रोग की चिकित्सा होती है। तो ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी चिकित्सा की। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।